हेलो, वेलकम टू सृजन क्लासेस, है ना। हम लेक्चर नंबर 2 आज देखेंगे ऑन द सब्जेक्ट ऑफ टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। तो लेक्चर नंबर 1 में जस्ट हम लोग देखे थे कि सेफ्टी क्या होता है, उसमें कौन कौन सा आपका टर्मिनोलॉजी यूज होता है और उसका डेफिनेशन हम लोग देखे थे। और हम लोग देखे थे आई एक्ट रूल, है ना। क्या देखे थे? आई एक्ट देखे थे रिलेटेड टू आपका सेफ्टी। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो पहला आपका टॉपिक है इसमें कि आपका इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट होता क्या है और उसका कौन कौन सा कारण है ना। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट एंड कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस किस आपका जो सिविरिटी, आपका जो शॉक लगती है ना, जो सिविरिटी ऑफ शॉक है वो आपका डिपेंड किस किस फैक्टर पे करता है, किस किस फैक्टर पे करता है। अगर किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, सिवियर इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, तो उसको रिस्क्यू करने के लिए, मतलब उसको पुनः होश में लाने के लिए हम लोग कौन कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग ये देखेंगे। तो आज का आउटलाइन आपका यही है टुडे लेक्चर का। तो पहला हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होता क्या है। पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होता क्या है। तो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट को डिफाइन हम लोग कर सकते हैं कि अगर कोई पर्सन रिसीव कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक को रिसीव कर रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक उसको लग गया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन और आपका ट्रांसमिशन सिस्टम या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है इस सब सिस्टम से, मतलब कौन कौन सा, जनरेटिंग स्टेशन से, जनरेटिंग सिस्टम से या फिर ट्रांसमिशन सिस्टम से या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, है ना। या कोई पर्सन मान लीजिए कि पोल पे चढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोल पे आपका चढ़ा हुआ है रिपेयर करने के लिए फिर मेंटेनेंस वर्क के लिए, अगर उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो नीचे गिर जाता है या ऐसे भी बिना इलेक्ट्रिक शॉक लगे हुए अगर नीचे गिर जाता है वो, तो भी एक तरह क्या आपका इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट है। क्या आपका है? इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट है ना। मेनली आपका जो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट जो होता है वो अब अगर केयरफुल अब नहीं है तभी आपका मेनली होता है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, है ना। ठीक है ना। तो ये सब आपका है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। तो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे कि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट कैन बी डिफाइंड एज ए केस वेयर ए पर्सन रिसीव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इधर फ्रॉम ए जनरेटिंग स्टेशन, ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसका कौन कौन सा कारण हो सकता है, तो देखिए आपका नेक्स्ट स्लाइड में लिखा होगा कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट कौन कौन सा आपका कॉज हो सकता है। तो पहला आपका कॉज है कि अगर कोई पर्सन मान लीजिए आपका टच कर रहा है लाइव बार को या करंट करिंग पार्ट को, नोइंग और अननोइंगली, मतलब जानते हुए भी और अनजान में भी, अगर उसको लाइव बार को टच कर रहा है या करंट करिंग पार्ट को आपका टच कर रहा है तो उसको भी एक क्या आपका एक कारण हो सकता है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट का। सेकेंड आपका है कि इफ द मेटल फ्रेम ऑफ बॉडी, द मेटल फ्रेम या फिर बॉडी ऑफ द मशीन और इक्विपमेंट विच हैज बिकम लाइव ड्यू टू द सम फॉल्ट इफ टच्ड एंड इज टच्ड। मतलब कहने का मतलब हो गया कि आपका जो मशीन होता है उसका जो आपका प्रोटेक्टिंग कवर होता है ऊपर वाला जो मेटल फ्रेम होता है, या फिर कोई इक्विपमेंट का आपका जो ऊपर कवर है ना, जो मेटल फ्रेम है ना, अगर किसी वजह से, किसी फॉल्ट की वजह से अगर उसमें करंट पास होता है, अगर आप उसको टच कर रहे हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है क्या, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट का। नेक्स्ट आपका देखिए लिखा हुआ है इफ ए हाई वोल्टेज वाइंडिंग इन ए ट्रांसफार्मर शॉर्ट्स टू इट्स लो वोल्टेज वाइंडिंग बीच में पंचर इंसुलेशन बिटवीन एलबी एंड कोर, बीच में पंचर बिटवीन एलबी एंड कोर। मैंने क्या बोल रहा था कि अगर किसी वजह से आपका मान लीजिए है ना, ट्रांसफार्मर का दो बाइंडिंग होता है, एक एलवी बाइंडिंग एचवी बाइंडिंग, अगर दोनों आपस में शॉर्ट कर गया मतलब इंसुलेशन वहाँ पे क्या हो जाएगा, पंचर हो जाएगा, इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा, तो उसके बाद आपका क्या होगा, ट्रांसफार्मर के कोर में आपका क्या होगा, आपका ट्रांसफार्मर के कोर में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट सर्कुलेट होने लगेगा, है ना। उसके वही आप एक तरह क्या आपका है, काउज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट है ना। सेकेंड आपका क्या है, इट में आल्सो टेक प्लेस व्हेन द फॉल्ट डेवलप्स इलेक्ट्रिक स्पार्क, है ना। इलेक्ट्रिक स्पार्क मतलब जो चिंगारी होती है और आपका किसी फॉल्ट की वजह से या फिर आर्क होता है, अगर वहाँ पर पैदा प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो या फिर आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ओवरहीटेड हो रहा है, तो ये भी आपका टाइप का क्या आपका है, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट है। आपको इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट एक तरह का हो सकता है अगर मान लीजिए आपका कोई इलेक्ट्रिक मशीन है या इक्विपमेंट है, कोर उसमें होता है, उसमें कोर होता है और कोर के ऊपर क्या आता है, बाइंडिंग किया जाता है, और बाइंडिंग जो होता है मेनली कॉपर का यूज होता है, और उसके ऊपर से क्या दिया जाता है, इंसुलेशन दिया जाता है। और किसी वजह से अगर उस इंसुलेशन फेलियर हो गया, इंसुलेशन क्या हो गया, फेलियर हो गया, अगर उस इक्विपमेंट का प्रॉपर अर्थिंग नहीं है, तो अगर उसको आप प्रॉपर अर्थिंग नहीं है और इंसुलेशन फेलियर हो गया तो आपका जो बाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा है वो मेटल पार्ट में ऊपर कवर में भी आपका क्या होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। अगर आप उसको टच कर रहे हैं तो उसके वजह से आपको क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ये भी एक टाइप आपका क्या है, कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट है ना। जब आप देखिए अगर पानी पड़ता है तो उसमें आपका क्या होता है, आपका जो दीवार भींगा रह जाता है, अगर आपके घर का प्रॉपर अर्थिंग नहीं है ना, अर्थिंग अगर प्रॉपर आप यूज नहीं किए हैं तो उसके वजह से आपका क्या होगा कि आप जब दीवार को छुइएगा, भींगा हुआ दीवार को,
तो आपको क्या टाइप का करंट महसूस होगा, है ना, मतलब शॉक जैसा महसूस होगा, है ना, जिसको कहते हैं लीकेज करंट मेनली होता है वो। तो ये भी एक टाइप का क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट है ना। ये जनरली आपको देखा गया है कि इसमें भी देखा गया है, अगर आपका जो बोर्ड है, रूम में बोर्ड है ना, रूम में अगर बोर्ड है, अगर आप उसको भींगा हाथ से कभी कभी छुएगा, देखिएगा आपको जस्ट लाइक आपको शॉक दिखाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक जैसा आपको महसूस होगा, है ना। एक तरह ये भी क्या आपका इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट है। और नेक्स्ट आपका देखिए लास्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है, इन केस ऑफ फायर इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में अगर आपके आग लगती है, अगर आप उस आग को बुझाने के लिए पानी का यूज करते हैं, है ना, पानी का यूज करते हैं, तो इसकी वजह से आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट कारण ये भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट का ये भी कारण हो सकता है। तो ये सब आपका कारण है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होने का, है ना। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, फैक्टर ऑन विच सिवियरिटी ऑफ शॉक डिपेंड, है ना, किस किस फैक्टर पे आपका सिवियरिटी ऑफ शॉक डिपेंड करता है। तो पहला आपका जो मेनली आपका जो सिवियरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो डिपेंड करता है ह्यूमन बॉडी पे, किस किस फैक्टर से, पहले आपका डिपेंड करता है कि सिस्टम का वोल्टेज लेवल कितना है और आपके शरीर से कितना करंट पास हो सकता है, कितना करंट पास हो रहा है, कितना करंट पास हो रहा है मतलब वो डिपेंड करेगा कि फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड कितना है ना। और मेनली आपको जो डिपेंड करता है कि नेक्स्ट आपका देखिए लिखा हुआ है, इट आल्सो डिपेंड अपॉन वेदर एनी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर इन्वॉल्व एंड द पीरियड फॉर विच द कॉन्टैक्ट बिटवीन लाइव पार्ट्स एंड ऑर्गन रिमेन्स। मतलब बोल रहा है कि आपका जो है आपका सिवियरिटी जो डिपेंड करता है कि आपका जो आपके शरीर का कौन सा पार्ट, कितना पार्ट आपका उस लाइव बार में टच हो रहा है, या फिर आपका कितना पीरियड तक आप लाइव बार से टच में है। अगर आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है तो आप लाइव बार जो आपका फेज बार है ना, फेज बार आपका है ना, जहाँ से आपको लगा है करंट, तो उसके टच में आप कितना पीरियड तक है, कितना समय तक आप है ना। और आपका सिवियरिटी शॉक इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका सप्लाई सिस्टम कौन सा है, एसी है कि डीसी है, एसी और एसी है कि डीसी है ना। इट आल्सो डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी, है ना, शरीर के रेजिस्टेंस के वैल्यू पे भी डिपेंड करता है ना। एज करंट पासिंग थ्रू द बॉडी डिपेंड अपॉन द सिस्टम वोल्टेज एंड बॉडी रेजिस्टेंस, आपके शरीर में जो करंट पास हो रहा है वो डिपेंड करता है कि सिस्टम का वोल्टेज लेवल कितना है और आपका बॉडी का रेजिस्टेंस कितना है, तो शरीर का रेजिस्टेंस कितना है। तो बॉडी रेजिस्टेंस मेनली कंसिस्ट ऑफ स्किन रेजिस्टेंस, है ना, जब का बॉडी का रेजिस्टेंस होता है, शरीर का जो रेजिस्टेंस होता है मेनली आपका उसमें कौन सा होता है, आपका स्किन रेजिस्टेंस होता है। और स्किन का रेजिस्टेंस मेनली आपका जो वैल्यू आपका है, अगर शरीर आपका सूखा हुआ है तो आपका शरीर का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है, स्किन का रेजिस्टेंस, वो आपका वैल्यू जो होता है 100,000 से लेकर 500,000 ओम के बीच, है ना। और सिवियरिटी ऑफ शॉक आपका डिक्रीज होगा कि आपका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, कितना एरिया में आप टच किए हैं उसके, और कितना प्रेशर आप उस लाइव बार पे दे रहे हैं, कितना प्रेशर आप उस लाइव बार पे दे रहे हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि आप अगर लो वोल्टेज आपका है, अगर आपका लो वोल्टेज है तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक सिवियर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। 50 वोल्ट भी देखा गया है कि आपको कि कभी कभी क्या होता है, उसके कारण क्या होता है, आपको पर्सन को सिवियर शॉक लगती है, क्या लगती है, सिवियर शॉक लगती है ना। इट में बिकम टू सीरियस एक्सीडेंट, है ना, उसके कारण आपको भी क्या हो सकता है, भयंकर दुर्घटना हो सकती है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, द इफेक्ट ऑफ करंट ऑन ह्यूमन सिस्टम कैन बी समराइज्ड एज फॉलो, है ना, कि कितना रेंज तक करंट आपके ह्यूमन सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ह्यूमन सिस्टम पे आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, मतलब करंट किस रेंज के करंट के लिए आपके जो ह्यूमन सिस्टम पे क्या क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए पहला आपका है 1 to 8 मिली एम्पियर, मतलब आपका करंट का रेंज अगर 1 से 8 मिली एम्पियर तक है तो आपका जो ह्यूमन सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा वो परसेप्टेबल, मतलब आपका क्या है, परसेप्टेबल कहने का मतलब आपका हो गया महसूस जस्ट होगा कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, लेकिन उसके कारण आपको कोई पेन नहीं होगी, उसके कारण आपको कोई दर्द नहीं होगी। नेक्स्ट आपका क्या है 8 से 15 मिली एम्पियर तक, है ना, और करंट का रेंज आपका कितना है 8 से 15 मिली एम्पियर तक, तो आपको पेनफुल शॉक होगा, मतलब आपको दर्द होगा विदाउट लॉस ऑफ मस्कुलर कंट्रोल, मतलब मांसपेशिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको जो है थोड़ा दर्द महसूस होगा, है ना। नेक्स्ट आपका क्या है 15 से 20 मिली एम्पियर तक, पेनफुल शॉक, मस्कुलर कंट्रोल ऑफ एडजेसेंट मसल लॉस्ट, है ना, अगर आपका करंट का रेंज 15 से 20 मिली एम्पियर तक है तो आपको पेनफुल शॉक होगा, मस्कुलर कंट्रोल ऑफ एडजेसेंट मसल्स लॉस्ट, है ना। नेक्स्ट आपका क्या है, अगर करंट का रेंज आपका कितना है 20 से 50 मिली एम्पियर तक है तो आपको सीवियर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, मस्कुलर मतलब मांसपेशिया का सिकुड़ना सीवियर होगा, और आपको ब्रीथिंग बिकम डिफिकल्ट, मतलब सांस लेने में आपको क्या होगी, डिफिकल्ट होगी, है ना। और अगर आपका करंट का रेंज 50 से 100 मिली एम्पियर तक है, इट में रिजल्ट इन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में रिजल्ट इन इंस्टेंट डेथ, मतलब अगर आपका करंट का रेंज 50 से 100 मिली एम्पियर तक है तो आपको जो हार्ट बीट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, उसके कारण आपको मतलब दिल की धड़कन जो आपका है वो तेज हो जाएगी, उसी कारण आपको इंस्टेंट डेथ भी हो सकता है, मतलब तुरंत आपको डेथ भी हो सकती है आपकी, है ना। अगर करंट का रेंज आपका 100 मिली एम्पियर से ज़्यादा है तो सीवियर बर्न्स होगा, मतलब आपका शरीर जलेगा, जला हुआ हो जाएगा,
और आपको सीवियर मस्कुलर कंट्रैक्शन होगा, सो दैट द चेस्ट मसल क्लैंप डाउन द हार्ट एंड स्टॉप इट, मतलब आपको शरीर थोड़ा शरीर आपका जल जाएगा, और उसके कारण आपको क्या हो सकता है कि आपको आपका जो चेस्ट का जो है, चेस्ट आपका जो है, चेस्ट का जो आपका मसल्स है ना, ये आपका हार्ट आपका जो है स्टॉप काम करना बंद कर देगा, है ना, तो काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, ठीक है ना, जो कहते हैं हार्ट अटैक, जो क्या कर सकते हैं, एक आप कह सकते हैं कि आपका क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो आपका नेक्स्ट आपका देखिए है मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन। पहला आपका क्या है, आप देखिए इसके पहले आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये आपका क्या है कि अगर किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है ना, अगर वो नेचुरल ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है, मतलब आपका नेचुरल सांस नहीं ले पा रही है, खुद से आपका सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसको कृत्रिम सांस देने के लिए विधि है आपका, ये कृत्रिम सांस देने के लिए आपका क्या है, मेथड है। तो पहला आपका मेथड है सेफर्स मेथड, सिल्वेस्टर मेथड और माउथ टू माउथ मेथड। तो ये सब करने के पहले पहले पर्सन को क्या करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है ना, सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो वायर को टच किया हुआ है उस वायर से उसको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप उसको इस जो आपका लाइव वायर है जहां से आपका कनेक्शन किया हो उसका स्विच ऑफ करेंगे। अगर आप स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हैं तो जो पर्सन उसको टच किए हुए है लाइव वायर को, उस पर्सन को हटाना पड़ेगा। तो उस पर्सन को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप नंगे हाथ से उसको मत छुइए, किसको, जिसको आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग चुका है ना, उसको आप नंगे हाथ से मत छुइए। तो सबसे पहले आपको हाथ में रबर ग्लव्स और जूता भी पहन के आपको रखना पड़ेगा, जूता भी पहना हुआ होना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर इफ इन केस आपके घर में अगर रबर ग्लव्स नहीं है, रबर ग्लव्स क्या है आपका नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कपड़ा से पूरे हाथ को बांध के आप उसको टच कीजिएगा। अदरवाइज आपके घर में पेपर होगा तो पेपर का 5-6 तह करके कपड़ा, उस पेपर से उसको आदमी को वहां से हटाना है, वहां से क्या करना है, हटाना है। और ये सब आपका जो प्रक्रिया आपको है वो तुरंत करना है, क्या करना है, तुरंत करना है ना। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका तीनों मेथड में से कोई मेथड आप यूज कर सकते हैं, है ना। मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन, ये आपका मतलब क्या हो गया, अगर किसी भी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है ना, ये आपका सीरियस एक्सीडेंट हो गया है, ये आपका सीरियस एक्सीडेंट हो गया है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम सांस देने की जरूरत पड़ती है ना। आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन करने का मतलब क्या हो गया, कृत्रिम सांस देने की जरूरत पड़ती है। तो उस सब के लिए आपका ये तीनों मेथड है, तीनों मेथड है ना। और आपका ये हो सकता है अगर पानी में कोई डूब गया तब भी हो सकता है ना, या दम घुटने से भी हो सकता है, फांसी लगाने के समय भी हो सकता है, कर सकते हैं मेथड। या अगर उसको इलेक्ट्रिक शॉक सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तब भी आप कर सकते हैं ये तीनों मेथड को, है ना। तो आपका तीनों मेथड के यूज करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो पेशेंट है जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है उसको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको जो कपड़ा जो पहना हुआ रहेगा उस कपड़े को ढीले कर देना है। ढीला कर देना मतलब थोड़ा ढीला कर देना, इसलिए ताकि आपको उसमें जो आपको है उसके शरीर पे आपका जो है आपका एयर, आपके शरीर पे हवा जो है पूरी तरह से लग सके, नेचुरल आपका जो हवा है पूरे शरीर पे क्या कर सके, पूरी तरह से आपको क्या कर सके, लग सके, है ना, ठीक है ना। और उसके बाद उसको फिर चेक करना उसके माउथ में और नोज में कि ऐसा कोई आपका चीज फंसा हुआ तो नहीं है ना, कि जिसको उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। तो उसके मुंह को या माउथ को और फिर नोज को उसको चेक करना है कि उसके माउथ और नोज में ऐसा कोई चीज फंसा हुआ नहीं है, या उसको फिर माउथ और नोज को क्या कर देना, साफ कर देना है, ताकि उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सांस लेने में क्या हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। तो आपका बेसिकली तीनों मेथड जो आपका है ये कृत्रिम सांस मतलब आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन करने का मेथड है आपका, तीनों है ना। तो पहला मेथड हम लोग देखेंगे आज सेफर्स मेथड, फिर सेकेंड आपका सिल्वेस्टर मेथड, और थर्ड आपका है माउथ टू माउथ मेथड, माउथ टू माउथ मेथड। तो पहला आपका देख रहे हैं सेफर्स मेथड। सेफर्स मेथड होता क्या है, देखिए आपका पहला लाइन बता रहे हैं, ले द पेशेंट ऑन हिज बेली, वन आर्म एक्सटेंडेड डायरेक्टली ओवरहेड एंड द अदर आर्म बेंट एट एल्बो एंड विद द फेस टर्न आउटवर्ड एंड रेस्टिंग ऑन द सेकेंड हैंड और फोर आर्म सो दैट द नोज एंड माउथ आर फ्री फ्रॉम ब्रीथिंग। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि आपका जो पेशेंट है उसको पेट के बल लेटा देना चाहिए, पेट के बल क्या करना चाहिए, उसको लेटा देना चाहिए, है ना। और उसके जो हेड है, हेड मतलब या उसका फेस है आपका जो है उसको घुमा कर एक और कर देना चाहिए, एक और करना चाहिए। आपको दिखा रहे हैं फिगर में, देखिए ये फर्स्ट पोजीशन आपका है। तो उसको उस पेशेंट को क्या किए हम लोग, पेट के बल क्या किए, लेटा दिए हैं, और उसको शरीर को घुमा के एक तरफ कर दिए, है ना, एक तरफ कर देना चाहिए। और उसके एक हाथों को आपके उस पेशेंट के एक हाथों को उसके आपके उसके सिर की ओर सीधा फैला दें, सिर के मतलब हेड की ओर क्या कर दे, उसको सीधा फैला दे। देखिए आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, सिर की ओर क्या करें, सीधा फैला दे, सिर की ओर सीधा फैला दे। और आपका जो नेक्स्ट आर्म है मतलब जो सेकेंड आर्म है आपका है, जो दूसरा हाथ आपका है, उसको मोड़ के उस पर उस पर्सन को क्या करना चाहिए, रख देना चाहिए। उसको मोड़ को उस पर्सन को उसके सिर को उस पर क्या कर देना चाहिए, तो उसको रख देना चाहिए, ठीक है ना।
उसके बाद उसके मुंह में और नाक में, मतलब नाक और मुंह में, मतलब माउथ और नोज में, उसको माउथ और नोज को क्या करना, साफ करना चाहिए, ताकि उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। वही लिखा हुआ आपका देखिए, ले द पेशेंट ऑन हिज बेली, वन आर्म एक्सटेंडेड डायरेक्टली ओवरहेड and the other arm bent at elbow with the face turned outward and resting on the second hand or forearm so that the nose and mouth are free from breathing। आपको जो देखिए पोजीशन नंबर 1 में जो आप देखें कि मतलब पेशेंट को सबसे पहले क्या करना चाहिए, पेट के बल आपको लेटा देना चाहिए जमीन पे, है ना, और उसके सिर को, मतलब हेड को उसको घुमाकर एक तरफ करना चाहिए, या उसको फेस को, है ना, और उसको एक हाथों को, है ना, एक हाथों को क्या करे, उसको सिर की ओर सीधा फैला दे, है ना, सिर की ओर क्या करे, सीधा फैला दे, और फिर उसकी सेकेंड हाथ को, सेकेंड आर्म जो आपका है उसके सेकेंड आर्म को क्या करें, उसको मोड़ के उस पर उसका सिर रख देना चाहिए, है ना, और फिर उसके बाद फिर उसका मुंह और नाक, मतलब देखिए आपको लिखा सो दैट द नोज एंड माउथ आर फ्री फ्रॉम ब्रीथिंग, और उसकी नाक और मुंह को क्या कर दे, साफ कर दे, क्या कर दे, साफ कर दे। उसके बाद देखिए फिर सेकेंड आपका है नील एंड स्ट्रैडलिंग द पेशेंट थाई with your knife place at such a distance from the hip bones as will allow you to assume position 1 as shown in figure below, आपको दिखाए थे। place the palms of the hand on the back with fingers resting on the ribs and the little finger just touching the lowest rib with the thumb and finger in a natural position and the tips of the finger just out of the sides। मतलब नील मतलब क्या होता है आपका, नील का मतलब सिंपल हो गया घुटनों के बल बैठना, है ना, और स्ट्रैडलिंग का मतलब क्या हो गया कि आपके पेशेंट के ऊपर दोनों ओर टांगे करके बैठना, दोनों ओर टांगे करके बैठना। थाई के मतलब आपको पता है आपका है जांग, है ना, थाई का मतलब क्या होता है आपका जांग। तो देखिए आपको लिखा हुआ है कि आपको क्या करना पड़ता है, जो पेशेंट है ना, पेशेंट के कमर के पास, पेशेंट के कमर या जांग के पास, है ना, कमर के पास आपको जो है घुटनों के बल बैठकर, या फिर पेशेंट के दोनों जांघों को अपने घुटने के पास लाकर दोनों हाथों को, हाँ देखिए लिखा हुआ है, दोनों हाथों को आपको उसकी जो पीठ होता है, पीठ मतलब पीठ की, है ना, पीठ के जो आपका देखिए निचली पसली, मतलब निचली पसली मतलब कहने का मतलब लोएस्ट रिम जो आपका होता है, लोएस्ट रिम, है ना, आपको देखिए लोएस्ट रिम पे क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, हाथ पे लाके उस पर क्या देना चाहिए आपको, प्रेशर देना चाहिए, क्या देना चाहिए आपको, उस पर प्रेशर देना चाहिए, है ना, देखिए लिखा हुआ है नील स्ट्रैडलिंग एंड पेशेंट थाई। नील का मतलब हो गया घुटनों के बल बैठकर पेशेंट के ऊपर, स्ट्रैडलिंग मतलब दोनों ओर टांगे करके बैठना चाहिए, और पेशेंट के थाई पे, पेशेंट के थाई मतलब जांग पे, है ना, क्या करना चाहिए, जांग पे, है ना, बैठकर आपका दोनों हाथों जो आपका जो दो हाथ आपका होता है किसका, ऑपरेटर का, ऑपरेटर करने का मतलब जो उस पर बैठा हुआ है, ये आपका ऑपरेटर है, ये आपका ऑपरेटर को क्या करना चाहिए, उसकी पीठ पर निचली पसली के पास इस प्रकार बैठे कि आपके दोनों अंगूठों को, है ना, दोनों अंगूठों आपका जो होता है, दोनों हाथ का दोनों अंगूठा होगा जो उसके पेशेंट की पीठ पे, है ना, बीच वाले भाग मतलब लोएस्ट रिम के बीच वाले भाग पे क्या करना चाहिए, उसको टच करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको टच करना चाहिए, है ना, और आपका फिर देखना है बाकी जो आपका अंगुली आपका है ना, बाकी जो आपका अंगुली है वो ध्यान रहे कि आपका बाहर की ओर ना रहे, बाहर की ओर न रहे, और कुछ डिस्टेंस पे बैठेंगे, कुछ डिस्टेंस पे बैठेंगे, है ना। उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर देखिए विद आर्म हेल्ड स्टेट मतलब आपके हाथों क्या करना है, उस पर बैठ के आपके हाथों को क्या करना है, सीधा रखना है, क्या रखना है आपको है, सीधा रखना है ना, आपके पूरे हाथों को क्या करना है आपको है, सीधा रखना है। उसके बाद देखिए लिखा है स्विंग फॉरवर्ड स्लोली so that the weight of your body is gradually brought to bear upon the patient and the soldier should be directly over the heel of the hand at the end of forward swing and do not bend your elbow, this operation should take about 2 seconds। देखिए आपको बता रहे हैं सेकंड पोजीशन क्या बोल रहा है कि आपके जो दोनों हाथों को देखिए, आपका दोनों हाथों का जो ऑपरेटर का दोनों हाथों को क्या करना है, सीधा रखना है, कहाँ पे, जो आपका लोएस्ट रिम होता है उसके पास, है ना, उस पर क्या करना आपको है, सीधा रखना है, वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ऑपरेटर को क्या रखना है, जो आपको दोनों बाह है उसको दोनों हाथों को क्या रखना है, आपको सीधा रखना है, और अपने दोनों हाथों को सीधा रखते हुए जो ऑपरेटर को थोड़ा झुकना है, किसके तरफ, इस पेशेंट की तरफ, इसको क्या करना है, थोड़ा झुकना है ना, ताकि उसके जो आपको यहाँ पे जो है क्या पड़े, प्रेशर पड़े, क्या पड़े, प्रेशर पड़े, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि आपका जो है अगर आदमी का वेट कम है और मोटा आदमी बैठ गया उसके ऊपर, नहीं, मतलब हिसाब से, है ना, आपको बैठना है ताकि ज़्यादा इस पर प्रेशर न पड़े, ठीक है ना। क्या करना है, अपने दोनों हाथों को क्या रखना है, दोनों आर्म को क्या रखना है, सीधा रखना है, और फिर पेशेंट आप ऑपरेटर को क्या करना है, इस पेशेंट के ऊपर थोड़ा झुकना है, क्या करना है, झुकना है, लेकिन आपका हाथ जो है वो टेढ़ा ना हो, टेढ़ा बेंड ना हो,
और ताकि उस पर आपके जो पेशेंट के ऊपर क्या थोड़ा प्रेशर पड़े, क्या पड़े, प्रेशर पड़े। और आपके हाथ कहाँ पे है, इस पे है ना, लोएस्ट रिम पे है, लोएस्ट रिम पे है ना। उसके बाद सब क्या होगा कि आपका जो अगर इसके लंग्स में अगर मान लीजिए अगर कोई हवा भरी हुई होगी, है ना, तो हवा क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अगर पहले से हवा भरी हुई होगी, जो आपका रुक गया हवा निकलना और नेचुरल ब्रीथिंग बंद हो गया, तो आपका जिसके अंदर हवा जो पहले से भरी हुई होगी वो क्या होगी, बाहर निकलेगी, क्या बाहर निकलेगी, है ना, क्या करेगी, बाहर निकलेगी। फिर देखिए पोजीशन थर्ड में क्या है, बोल रहा है now immediately swing backwards so that the completely remove the pressure. See position 3. After 2 seconds swing forward again and thus repeat deliberately 12 to 15 times a minute. The double movement of compression and relaxation, a complete respiration in 4 to 5 सेकंड। मतलब बोल रहा है कि अब फिर क्या करना पड़ता है कि ऑपरेटर को आराम आराम से फिर क्या करना है, जिस पोजीशन में आप हैं उस पोजीशन में आराम आराम से आपको फिर से क्या लेना है, उठना है, आराम आराम से क्या करना है, उठना, ताकि पेशेंट के ऊपर से जो आपका प्रेशर जो रिलीज हो रहा है, पहले इसमें आप प्रेशर दे रहे हैं तो उसके अंदर जो आपका हवा पहले से भरा हुई होगी वो क्या करती है, बाहर निकल जाती है ना। फिर क्या करना है, इस पोजीशन थर्ड में ऑपरेटर क्या करना है, धीरे धीरे जो है इसके ऊपर से उठना है, मतलब आपको फिर से सीधा हो जाना है, ताकि उसके अंदर, ताकि इस पर प्रेशर पर क्या हो, रिलीज हो। जो प्रेशर दे रहे थे प्रेशर धीरे क्या, धीरे धीरे प्रेशर पर क्या है, हटे, प्रेशर धीरे धीरे क्या करे, उस पर हटे, ताकि ऐसा करने से आपका जो फेफड़े में फिर से क्या करने लगेगा, आपका फेफड़े में आपका जो इसका लंग्स में आपका क्या होगा, इसके लंग्स में क्या होगा आपका, फिर से हवा क्या हो जाएगी, आने लगेगी, हवा क्या होगी, बाहर से आने लगेगी, है ना। और ये प्रक्रिया आपको है 1 मिनट में 14 से 15 बार करेंगे, 1 मिनट में 14 से 15 बार करेंगे, है ना। लेकिन ध्यान रखना है कि जब प्रेशर जब हटा रहे हैं तो सडनली रिमूव नहीं होना है। जब प्रेशर इस पे से हटा रहे हैं आप यहाँ से पोजीशन थर्ड में, तो सडनली रिमूव नहीं होना है, मतलब कुछ टाइम लगना चाहिए, 2-3 सेकंड तक आपको लगे रहे, 2-3 सेकंड तक आपको ये करना है ना। ये नहीं कि सडनली आप प्रेशर पे दिए, सडनली प्रेशर आप रिलीज कर दिए, नहीं, धीरे धीरे प्रेशर को रिलीज करना है, धीरे धीरे प्रेशर को रिलीज करना है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा करने से आपका क्या होगा, पेशेंट जो आपका है सांस लेने लगती है, मतलब जो आपका है खुद से आपका नेचुरल ब्रीथिंग क्या करने लगती है, लेने लगती है ना। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, इसमें आपका है, फिर देखिए आपका लिखा हुआ है एज सून एज द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हैज बीन स्टार्टेड एंड व्हाइल इट इज बीइंग कंटिन्यूड एन असिस्टेंट मतलब ऑपरेटर शुड लूजन एनी टाइट क्लोथिंग about the patient neck, chest or breast. Keep the patient warm. Do not give any liquid whatever by mouth until the patient is fully conscious. मतलब ये आपका जो है अगर खुद से अगर वो सांस लेने लगता है, खुद से क्या करने लगता है, सांस लेने लगता है, सांस लेने पर क्या करना चाहिए, पेशेंट को थोड़ा सा गर्म दूध, है ना, पेशेंट को क्या करना चाहिए, पहले देखिए लिखा हुआ है एज सुन एज द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हैज बीन स्टार्टेड एंड व्हाइल इट इज बीइंग कंटिन्यूड एन असिस्टेंट शुड loosen any tight clothing about the patient neck, chest or breast. Keep the patient warm and do not give any liquid whatever by mouth until the patient is fully conscious. मतलब आपको जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करते हुए अगर वो पेशेंट खुद से आप अगर सांस लेने लगता है ना, उसको कंटिन्यू रखते हुए, तो पहले पेशेंट को क्या करना आपको है, पेशेंट को फिर गर्म रखना है, गर्म रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कपड़ा से ओढ़ा देना पड़ेगा, है ना, कपड़ा से ओढ़ा देना पड़ेगा, कंबल से या फिर रजाई से, है ना, पूरे शरीर को क्या करना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा। और उसको कपड़ा जब ढीला किए थे उस कपड़ा को क्या कर देना, फिर क्या कर देना, टाइट कर देना है, क्या कर देना, टाइट कर देना है, ठीक है। और जब तक उसको लिक्विड कुछ नहीं देना जब तक वो पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस में ना आ जाए, है ना, फुल्ली मतलब होश में जब तक ना आ जाए, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर देखिए लिखा हुआ है टू अवॉइड स्ट्रेन ऑन हार्ट व्हेन पेशेंट रिवाइव्स ही शुड बी केप्ट लाइंग डाउन एंड नॉट अलाउड टू स्टैंड और सिट अप इफ द डॉक्टर हैज नॉट अराइव्ड। अगर इस टाइम तक आपका डॉक्टर नहीं आता है ना, अगर है ना इस टाइम तक अगर डॉक्टर आपका नहीं आता है तो बाय द पेशेंट एंड बाय द टाइम एंड पेशेंट हैज रिवाइव्ड ही शुड बी गिवन सम stimulated such as 1 teaspoonful of aromatic spirits of ammonia in a glass of water, a hot drink or coffee or tea and the patient should be kept warm। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर वो खुद से सांस लेने लगता है तो उस पेशेंट को पहले क्या रखना है, गर्म रखना है। गर्म रखने के लिए क्या किया, उसको रजाई से ओढ़ा दिए हैं, है ना, या कंबल से ओढ़ा दिए हैं, या उसके कपड़े जो पहने उसको क्या कर दिए, टाइट कर दिए हैं। उसको क्या करना है, उसको थोड़ा सा कुछ गर्म चीज पिलाना है ना, प्रीत को क्या करना है, मेरे पेशेंट को क्या करना है, गर्म चीज पिलाना है, जैसे दूध हो गया, गर्म दूध या फिर टी या फिर कॉफी, उसको क्या करना है, पिलाना है, ताकि उसका शरीर क्या रहे, गर्म रहे, क्या रहे, पेशेंट का शरीर क्या रहे, आपका गर्म रहे, ठीक है ना, ठीक है ना, ये करना है आपको है। उसको देखिए फिर लिखा हुआ ए ब्रीफ रिटर्न ऑफ नेचुरल respiration is not a certain indication for stopping the
क्या लिखा, रिसिटेशन, रिसिटेशन है ना, मतलब अगर ब्रीफ रिटर्न ऑफ नेचुरल रेस्पिरेशन, अगर खुद से अगर वो सांस लेने लगता है तो आपका सर्टन इज नॉट अ सर्टन इंडिकेशन फॉर स्टॉपिंग द रेस्पिरेशन, मतलब अगर खुद से वो सांस लेने लगा इसका मतलब ये नहीं कि पुनः वो होश में आ ही जाएगा फिर से, है ना, कुछ देर के बाद। ऐसा हो सकता है कुछ टाइम के बाद फिर से उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगे, है ना। अगर वो खुद से सांस लेना चालू कर दिया तो आपको कुछ टाइम तो उसको वॉच करना है, उस पेशेंट को क्या करना है, वॉच करना, देखते रहना है, ताकि कि वो ऐसा नहीं कि फिर से उसको सांस लेने में क्या हो, दिक्कत होने लगे, है ना। नॉट फ्रिक्वेंटली द पेशेंट आफ्टर ए टेम्पोररी रिकवरी ऑफ रिस्पायरेशन, है ना, स्टॉप ब्रीथिंग अगेन। मैंने क्या बोला कि उसके अगर सब कुछ करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को कुछ टाइम के बाद आपको है सांस लेने में दिक्कत होने लगे, सांस लेने में क्या होने लगे, दिक्कत होने लगे, है ना। रिसिटेशन का मतलब हो गया आपका, हो गया रिसिटेशन का करने का मतलब हो गया कि पुनः होश में लाना, है ना। तो पुनः होश में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपका जो आर्टिफिशियल आपका जो है रिस्पायरेशन जो आपका है, जो आपको बताए टेक्निक बताया, वो क्या करना होगा, फिर से करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका है सेफर्स मेथड आपका है ना, सेफर्स मेथड आपका है फॉर द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन लाने के लिए आपकी विधि है, सेफर्स मेथड है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखिए ध्यान रखिए, ये तीनों पोजीशन देख के भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में। पहला आपको क्या करना है, पेशेंट को पेट के बल लेटा देना है, पेट के बल क्या करना है, आपको लेटा देना है, और लेटाने के बाद क्या करना है, जो आपका ऑपरेटर है उसकी जांग के पास क्या करना है, उसको बैठ जाना है, और बैठने के बाद उसकी जो अंगुलियां हैं को लोएस्ट रिम पे ले जाना है, मतलब छाती के नीचे लोएस्ट रिम का जो है उसके पास आपको क्या करना है, उठा ले जाना है, और बाकी उसका जो चारों हाथ अंगुलियां जो होगा वो तो उसको थोड़ा फैला के रखना है आसपास, उसको क्या करना है, उसको फैला के रखना है ना। उसके बाद उसकी नाक और मुंह को क्या कर देना, साफ कर देना, ताकि उसको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद क्या करना उसको है, उस ऑपरेटर को क्या करना है, धीरे धीरे नीचे झुकना है, ताकि इस पेशेंट पे क्या हो, प्रेशर हो, प्रेशर पड़े, इस पेशेंट पे क्या पड़े, प्रेशर पड़े, है ना। और ऐसा नहीं कि ज़्यादा प्रेशर दे दें, धीरे धीरे देना है प्रेशर, धीरे धीरे झुकना आपको है, इस पर क्या देना है, प्रेशर देना है। और प्रेशर देने के बाद क्या होगा, इसके अंदर जो वायु पहले से होगी, जो एयर पहले से अंदर होगी, वो क्या होगा, धीरे धीरे बाहर निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। उसके बाद क्या करना है, उस ऑपरेटर को क्या करना है, फिर धीरे धीरे प्रेशर को रिलीज करना है, मतलब अब झुका है, अब धीरे धीरे इसको क्या करना होगा, उठना होगा, धीरे धीरे आपको क्या करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगी, इसके लंग्स में आपका जो पहले से हवा भरी होगी वो बाहर निकल जाएगी, और फिर आपका ये जो है खुद से हवा, मतलब खुद से आपका जो है वो सांस क्या करना, खुद से आपका क्या करने लगेगी, ये सांस लेने लगेगा, खुद से क्या करने लगेगा, सांस लेने लगेगा। लेकिन ये जो प्रोसेस आपका है 1 मिनट में 13 से 14 बार कर देना है, 13 से 14 बार कर देना है, ठीक है ना। 1 मिनट में 13 से 14 बार, 14-15 बार या फिर 14 बार, कहीं कहीं लिखा हुआ है 14 से 15 बार आप तक क्या कर देना है। और ये सब करने के बाद अगर पेशेंट खुद से अगर वो सांस लेने लगा, है ना, मतलब नेचुरल ब्रीथिंग चालू हो गया उसका, तो उस पेशेंट को क्या करना है, उसको पहले कम आपको है, देखिए उसको क्या करना है, कपड़ा को पूरा टाइट कर देना है, और पेशेंट को कंबल से या फिर रजाई से क्या कर देना, उसको पूरा शरीर को क्या कर देना है, ढक देना है। उसके बाद उस पेशेंट को क्या करना है, फिर है कुछ गर्म चीज़ पिलाना है, मतलब गर्म चीज़ करने का मतलब गर्म दूध पिलाना है, या फिर चाय या कॉफ़ी पिलाना है ना, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करना है, उसको देखते रहना, वॉच करते रहना है। और ऐसा नहीं कि कुछ टाइम के बाद फिर से वो ब्रीथिंग सांस लेना बंद कर दे, तो अगर सांस लेना फिर बंद कर देगा तो ये जो प्रोसेस आपको है वो कंटिन्यू रखना है, क्या रखना है, कंटिन्यू रखना है, ठीक है ना। अगर वो ठीक नहीं हो पाता तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर के पास लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे सेल बर्स्टेड मेथड और माउथ टू माउथ मेथड, है ना। ठीक है, थैंक यू।